हेलो नमस्कार एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गोविंद है और आज हम क्लास 9 के प्रायद्वीपीय पठार अध्याय 2 को पूरा करने वाले हैं। आज प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला है, मतलब एक मेज के जैसा है। ये नीचे से जैसा है, कैसा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थलीय पुराने स्थलीय क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने का के कारण बना है। तो यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठार में पर ये बता देता हूँ, प्राचीनतम भूभाग हमारी पृथ्वी में कई सालों पहले हमारी पृथ्वी इसमें एक बड़ा भाग था, पेंजिया। उसके दो टूट गए, दो बीच में टूट गया तो एक इधर आ गया, तो ये हो गया अंगारा। अंगारा ये हो गया गोंडवाना। गोंडवाना तो इसी का भाग है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीनतम भूभाग है क्योंकि गोंडवाना का भाग है, इसलिए इस पठारी भाग में चौड़ी एवं छिछली घाटियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये दो मुख्य भाग है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग जो मालवा के पठार के अधिकतम भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बल्लू या पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैन दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्वी की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र, मतलब आपको बताता हूँ कहाँ पे मध्य उच्च भूमि कहाँ पे है। तो मध्य उच्च भूमि आपको बताऊँ तो ये राजस्थान हो गया, तो ये राजस्थान का भाग हो गया। यहाँ पे अरावली, यहाँ पे अरावली, यहाँ पे विंध्यन, यहाँ पे सतपुड़ा। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो है ये जो है ये क्षेत्र, ये है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि यहाँ की बहने वाली नदियां चंबल चम, कम करना पड़ेगा। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। सिंधु नहीं है, सिंध है ये। चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, ये जो नदियां, ये विंध्यन, ये सतपुड़ा, ये अरावली, यहाँ से बहकर ये सीधा वहां से निकल जाती है। ये सब यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, ये सारी नदियां ये विंध्यन, विंध्यन, ये सतपुड़ा, ये सतपुड़ा, ये अरावली। इनके मध्य से बहने वाली नदियां सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, यहाँ से आएगी ये यमुना। यमुना इस प्रकार वे क्षेत्र
ये ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस प्रकार के पूर्वी विस्तार को स्थलीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार है त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मेघालय पर्वत इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिससे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कच्छारी प्रदेश के नाम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार के अलग हो गया है। पश्चिम में पूर्व की ओर तीन प्रमुख श्रृंखलाएं गारो, खासी है, जयंतिया है। जैसे अभी त्रिभुजाकार, ये मध्य उच्च भूमि को तीन नामों के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये अभी देखो, ये गुजरात, यहाँ से ये नर्मदा नदी, नर्मदा और तापी नदी, इनके दक्षिण में स्थित है त्रिभुजाकार का। ये त्रिभुजाकार का इधर, ये दक्षिण का पठार जो यहाँ से तो बहुत ज्यादा चौड़ा है और यहाँ से पतला है। तो यहाँ की सारी नदियां इधर आती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी। जो ये पठार का कुछ भाग यहाँ पे ये हजारीबाग और छोटा नागपुर जो झारखंड में, इनका कुछ भाग है जो मेघालय तक पहुंच जाता है। और इनमें तीन प्रमुख पहाड़ियां है, गारो, खासी और जयंतिया, जो मेघालय में स्थित है। ये असम, इधर छोटा सा मेघालय, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया जो ये प्रमुख है। दक्षिण के पठार के पूर्वी या पश्चिमी सिरे पर क्रमश पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है, वे सतत है तथा उन्हें केवल लहरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र के थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। अभी देखिए, ये है दक्कन का पठार। अब जो इसके पश्चिम में है, जिसको समांतर है बिल्कुल, ये पश्चिम घाट, थोड़ा सा इधर आकर ये पूरी घाट हो जाएगा इधर। ये पश्चिमी घाट, ये पूरी घाट। पश्चिमी घाट में इसको पार करने के लिए इसके कुछ दर्रे है, कुछ ही है, चार है वैसे तो, मुख्य तो चार है। उनमें से एक है, पहला है थाल घाट, निरंतर है जो थाल घाट के दर्रा यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी का तट के मैदान से आप दक्कन के पठार को तरफ जाते हैं, मतलब मुंबई से आप पुणे जाना चाहते हैं तो आपको दर्रों के माध्यम से ही पार करना होगा। दर्रे क्या होते हैं, जो मैंने हिमालय में बताए थे, दो बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों को पार करने के लिए बीच में कुछ जगह होती है, या दो पहाड़ों के मध्य एक कुछ जगह होती है जाने के लिए, उस दर्रे कहते हैं। पहला आ गया बोर घाट, पाल घाट और थाल घाट। बोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 किलोमीटर है। मतलब पश्चिम कुल मिला के 900 से 1600 मीटर ऊंचे है।
जबकि पूरी घाट लगभग 600 मीटर ऊंचे है। पूरी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, नीलगिरी यहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ी, और जो यहाँ पे होती है महानदी आती है, महानदी यहाँ महानदी की घाटी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्षेत्र है इसे पूरी घाट कहते हैं। पूरी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये टूटे हुए, ये पूरी घाट यहाँ से हमेशा टूटे हुए। किस कारण टूटे हुए? क्योंकि यहाँ से जो पश्चिम की, जो पश्चिम एक ऊंचा भाग है, वहां से जो नदी आती है बारिश के समय, मानसून के समय, वो नदी यहाँ पे आती है, और यहाँ पे उनको जो मुहाना बनाती है, समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे जो मुहाना बनाती है, इस कारण से ये अपने साथ घर्षण करती है, तो पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट जल्दी टूटा हुआ है। और ये कमजोर भी था क्योंकि थोड़ा मतलब कम ऊंचाई पे था, तो तीव्र वेग के साथ और अधिक पानी के साथ ये घर्षण होने के कारण यहाँ पे डेल्टा बन गए, और ये मुहाने के कारण ये टूट गया। ये सतत नहीं, इस कारण से यह अनियमित है कि एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट में भी, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थलीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। यहाँ पे छोटी है तो ये पश्चिमी घाट यहाँ पे कम होगी, तो धीरे 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 यहाँ पे आके ज्यादा होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी कहाँ पे है? तो ये नीलगिरी है, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे अन्नाई मुड़ी है। अन्नाई मुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा नीलगिरी की ऊंची पहाड़ी है, जो सेकंड नंबर पे है 2333 मीटर। पूरी घाट का सबसे ऊंचा पठार महेंद्र, ऊंचा पर्वत शिखर महेंद्रगिरी है, जो यहाँ पे स्थित है उड़ीसा के पास, उड़ीसा में, जो 1500 मीटर है, सबसे ऊंचा। पूरी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां है। उड़क मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोइड नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यह पाई जाती है कि इसमें काली मृदा होती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये दक्कन का पठार है, जो यहाँ पे एक ट्रैप के जैसा है। ट्रैप कैसे? ऐसे यहाँ पे काली मृदा होती है। काली मृदा होती है क्यों? ये किस कारण से होती है? क्योंकि ये पठार ज्वालामुखी कारण बना है, और ज्वालामुखी में अधिक तरह के लवण होते हैं, और काली मृदा इस कारण से होती है क्योंकि इसमें लोहा अत्यधिक पाया जाता है। और ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये बेसोल्टिक लावा से बनी है। बहुत पतला लावा था बेसोल्टिक लावा, जिस कारण से बनी है सार। इसमें बहुत सारे धातु है, धातु मेटल। काली मृदा कपास के लिए, क्योंकि इसमें अत्यधिक, इसमें थोड़ा पानी भी डालो तो वो भी बहुत सालों तक चलता है, बहुत समय तक पानी रहता है, नमी भूमि रहती है। से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसलिए इसके शैल आग्नेय, आग्नेय मतलब अग्नि से बने, ज्वालामुखी से बने। वास्तव में शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। जैसे ये ऐसे बन तो गए, ट्रैक्टर जैसे बन गई, अब ये धीरे 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 ये इनका अपरदन होने लगा, क्यों? नदियां यहाँ से पश्चिम की तरफ जाने लगी, यहाँ पे इनका इनका अपरदन होने लगा, सारी मिट्टी टूट के नीचे गिरने लगी, तो वहां पे काली मृदा इकट्ठी हो गई। अरावली की पहाड़ियों प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में उत्तर पश्चिम किनारे स्थित है। इधर राजस्थान, गुजरात से दिल्ली तक, तो राजस्थान का अधिकांश एरिया आता है उत्तर पश्चिम। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियों है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। चलो आज ये खत्म हो गया, अगली बार हम
मरुस्थल पड़ेगी जो राजस्थान का बहुत बड़ा भाग, आधा भाग ग्रहण करता है। अभी इसके लिए अगली बार मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद, आगे और मिलते हैं।